यूपी में 4 दौर की वोटिंग हो चुकी है। तस्वीरें लगभग साफ होने लगी है। मेरे साथ नेशनल दस्तक के वेब के एडिटर भवेंद्र हैं और लगातार वो यूपी चुनाव पर नज़र रख रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है और अगला जो 3 फेज़ है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए। क्या लग रहा है भवेंद्र की 4 फेज़ में की वोटिंग हो चुकी है, जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि सब कुछ साफ हो रहा है या जो आने वाला 3 फेज और है उसमें भी बहुत कुछ बचा हुआ है? देखिए समझिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे चार फेज की अभी तक वोटिंग हुई है, उसमें किसी को भी अपनी राय बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जो पार्टी के अपनी अपनी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं उनके चेहरे सब कुछ बयां कर रहे हैं कि आखिर पार्टी मतलब इन चुनावों में क्या होने जा रहा है। और इस बार जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है उसमें मतदाता भी इसलिए वोटिंग परसेंटेज इसलिए भी बढ़ रहा है कि मतदाता इस बार कुछ नया करने जा रहे हैं। तो इसको लेके कोई ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मतदाता और उनकी स्टार प्रचारक जो पार्टियों के हैं उनके चेहरे ही बयां कर रहे हैं कि इस बार क्या होने जा रहा है। आजम खान ने जिस तरह से कहा कि आप मुझे वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट दे दीजिए, इसके क्या मायने आप निकालते हैं और इसके किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये एक तरह से थोड़ी निराशा और हताशा की ओर संकेत करता है, क्योंकि बीजेपी आजम खान अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि आप बीजेपी को जिता दीजिए, यानी कि उनको लग रहा है कि सपा का मामला इस बार गड़बड़ में आ रहा है और सपा का आ रहा है, इसलिए बीजेपी का भी गड़बड़ में है। तो इसका सीधा मतलब है कि बीएसपी आ रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको जो है अगर नहीं देना है, तमाम तरह की दुहाइयां दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। तो बाकी मतदाता भी इतना इस बार नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ़ कि वो मतलब किसी के भी कुछ भी कहने से चला जाएगा। तो साफ संकेत हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये कोई वैसी घटना नहीं थी, ये घटना थी वो पवन पांडे फैजाबाद से उम्मीदवार अयोध्या से सपा के, उनके समर्थन में गए थे। जब वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बीएसपी के झंडे लगे हुए हैं अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर। तो इसके बावजूद वो नाराज हुए। उनकी नाराजगी और जैसे कि पहले 3 चरणों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरे आत्मविश्वास के साथ लबरेज नजर आ रही हैं, आत्मविश्वास से, और उन्होंने रैलियां भी की हैं, लगभग 30 से ऊपर रैलियां वो अब तक कर चुकी हैं। इसके बावजूद भी उनका अगर आप देखेंगे तो शिकन नहीं नजर आती है, न थकन नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं से मोटिवेशन उनको मिल रहा है। जिस तरह से कसाब से लेके कब्रिस्तान, कब्रिस्तान से लेके शमशान, शमशान से लेके गधा और गधा से लेके संपत्ति पार्टी और संपत्ति पार्टी के बाद फिर जुमलेबाजी चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो नेता हैं वो अब जैसे मोदी जी पहले बोलते थे उनको जवाब नहीं मिल पाया था लोकसभा चुनाव में, यूपी चुनाव, बिहार चुनाव में, दिल्ली चुनाव में, उसके बाद यूपी चुनाव में पलटवार हो रहा है उन पर। ये उनके लिए एक नए तरह का अनुभव है कि आप कुछ बोलने से पहले तैयारी कीजिए, क्योंकि वो लोकसभा का दौर गया जब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। अब लोग समझने लगे हैं, सबको पता है कि वो जो अल्फ़ा है, जो शॉर्ट्स फॉर्म है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। उनके खिलाफ उसी से हमला हो रहा है। ये इस बार पहले 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो उस वक्त एक खास लहर बनी थी। लहर बनने के पीछे भी एक पूरा अच्छी खासी तैयारी थी, हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च होते हैं तैयारी करने में भी। तो उस तैयारी के बाद इन्होंने आपको भी, जैसे ही आप सामने निकलेंगे, आंखें खोलेंगे तो आगे अच्छे दिन लिखे हुए नजर आएंगे। हर जगह आदमी जहां भी जाता था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, हर जगह उसको अच्छे दिन नजर आ रहे थे। तो उस तरह का माइंड सेट हो गया। उसके बावजूद 3.25 साल लगभग हो चुके हैं उनको आए हुए, तो उनकी कार्यशैली और तमाम तरह की वो जनसभाओं में, संसद में, नोटबंदी के बाद वो संसद से लगातार संसद में नहीं गए
और संसद में नहीं जाने के बावजूद वो उन्होंने जनसभाओं में जाके कहा कि वो लोग मुझे बोलने नहीं देते हैं, जबकि हकीकत ये थी कि संसद लाइव टेलीकास्ट होता है, उसके बावजूद भी हकीकत ये सामने आ रही थी कि वहाँ लोग, विपक्षी पार्टियां उनको बुला रही थी कि आए मोदी जी एक बार कम से कम डिस्कस तो करें, इसके फायदे तो गिनाएं, तो जिससे वो बचते रहे। लेकिन लोगों को बाहर जाके जनसभाओं में कहते रहे कि वो लोग मुझे बोलने नहीं देते। लेकिन विभिन्न जगहों से वो लोगों तक खबरें पहुंच रही हैं कि मतलब आखिर में असलियत क्या है। और रही बात जुमलेबाजी की, तो उन्होंने जैसे कि जुमले पुराने वादों को आप मैनिफेस्टो में कुछ कहेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ये तो हमने जुमला था, और आप उन्हीं जुमलों को एक बार ही काट की कहते हैं, काट की आंधी एक ही बार चढ़ सकती है, लेकिन उन्हीं जुमलों को आप दोबारा नए नए फ्लेवर में अगर लेके आएंगे तो लोग तो समझ चुके ही हैं। और उनका बराबर विपक्षी पार्टियों द्वारा जवाब भी दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे ही बातों बातों में कह दिया कि आप वहाँ, मैं सदी के महानायक से कहूँगा कि वो गधों का प्रचार ना करें। बाद में ये बहन जी संपत्ति पार्टी आए और लेके आए, कसाब लेके आए, स्कैम लेके आए। तो इस तरह की बातों को ये उलझाने की कोशिश जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अब ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कि इसके पीछे छिपे हुए नेतार्थ क्या हैं। और अभी जैसे सोशल मीडिया पर अब आप देखेंगे तो एक चल रहा है कि भारत जुमलेबाजी में, क्योंकि लोग भी समझ चुके हैं, लोग भी अब उनमें पुट आ गया है, वो भी जुमलेबाजी करने लगे हैं। वो कर रहे हैं हमें चाहिए नशा मुक्त भारत, यानी जैसे कि ये करते हैं कसाब, कांग्रेस, सपा, बसपा। कसाब का मतलब कांग्रेस, सपा, बसपा बताया था, और उसके बाद स्कैम में बताया था समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती। तो अब बाहर लोग कह रहे हैं कि हमें चाहिए नशा ना से नरेंद्र मोदी प्लस शाह मुक्त भारत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुक्त भारत। और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने इन पर बहुत ही जबरदस्त प्रहार किया है अभी कल ही उन्होंने कहा है कि उनका सबसे बड़ा अमित शाह से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात उभर के सामने आ रही है। लोगों को लोग जो जनता होती है उसमें उनको लगता है कि मेरा नेता सबसे ज़्यादा बोल रहा है। आप वेबसाइट चलाते हैं, वेबसाइट के एडिटर हैं, सोशल साइट्स पर आपकी नज़र होती है, क्या लग रहा है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आपको दिखा था जो इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो और वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए, खासकर वेबसाइट पर युवाओं के बीच? तो इसकी क्या वजह देखते हैं? जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हुआ उस तरह से, या सोशल ट्रेंड ही यही चल रहा है, क्या वजह है? इसमें भी मुझे लगता है कि ये जो जुमलेबाजी जो करार दिया गया, इनको चाहिए था कि जुमलेबाजी शब्द नहीं आता। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा युवा हैं, उसके बाद फिर 30+ आते हैं, फिर उसके बाद बुजुर्ग आते हैं, महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी है। लोग खबरों पर ही नहीं जाते हैं, उनके लिए अब सत्यता की जांच करने के लिए या किसी खबर के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो वो खुद भी अपना विचार रख लेते हैं, खुद भी अपना विचार बना लेते हैं, अपनी तरफ से भी बात कह लेते हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। तो फैक्ट भी चेक करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। बिल्कुल इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल फैक्ट चेक करते हैं। तो जो बिजली वाली बयान थी, लोगों ने जो थर्मल पावर है उसके कितने मेगावाट बिजली खर्च हुई है उसको डेटा बना के पेश कर दिया। हाँ बिल्कुल, लोगों के पास है, लोगों के पास पे पुराना जाएंगे, डाटा निकालेंगे, उसके बाद आपको दिखा देंगे कि आप ये वादा कर रहे हैं, आप ये, जबकि हकीकत में ये है। और वहाँ की इतना ही नहीं, वहाँ के लोग भी जहाँ ग्राउंड पे है, ग्राउंड लेवल से भी लोग सामने लाते हैं सच्चाई की, देखिए आपने हमें ये दिया था और लेकिन हमारे पास तो ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ के लोगों को। तो बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी, बीजेपी बात करती है ट्रांसपेरेंसी की, जबकि लोग ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, उसको पूरी पारदर्शिता ला रही है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी पारदर्शिता आ रही है। बाकी इंटरनेट है ही, गूगल महाराज हैं जो कि सारी चीज़ों का लेखा जोखा आप निकाल सकते हैं। और रही बात, जैसे कि आपने पार्टियां हैं, इनको जवाब देना होता है संसदीय समिति को भी, उसको भी लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट से लोग निकाल के सामने लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ जुमलेबाजी नहीं चलती है, वहाँ आपको फैक्चुअल जवाब देना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही होगी। तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो लोगों को विरोधाभास नजर आ जाता है कि इन चीज़ों में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है,
कहीं ना कहीं तो हमारे साथ खेलने की कोशिश की जा रही है, तो लोग उसको समझ रहे हैं। और उसी को लेके उनमें इस बार भी थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये इस तरह से बढ़ना वोटिंग परसेंटेज का, ये लोगों का एक गुस्सा है, तख्ता जो पलट किसी के पक्ष में जाए, जो किसी के पक्ष में जाए, ये कहानी जिसके खिलाफ में जाएगा वो बहुत मतलब एकदम लुटिया डूबेगी उनकी, मतलब एकदम सफाई होगी। हाँ बिल्कुल, किसी ना किसी की तो सफाई होनी है, उसमें कोई भी हो सकता है, सपा कांग्रेस गठबंधन हो सकता है, बसपा हो सकता है, भाजपा हो सकता है, कह नहीं सकते कौन होगा, लेकिन एक तरफा तो वोट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेताओं का जो आपने जो शुरुआत में आपने जिक्र किया था, जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे क्या लगता है कि कौन ज्यादा फायदे में दिख रहा है? बड़ी लैंग्वेज की बात अगर की जाए तो जैसे पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे, ग्राउंडिंग पे आप जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे, तो उसमें रैलियों में पिछली काफ़ी समय से जो रिपोर्ट आ रही हैं, तो वहाँ लोग कैप्चर करके भेजते हैं कि ये सीट कुर्सियाँ खाली रह गई, या भीड़ का वो पुराना मायना वो निकाल देते हैं कि जैसे कि पहले कुछ स्पेशल कैमरे इस्तेमाल हुए थे कि आप 5 को 500 लोग दिखा सकते हैं, लेकिन अब हर जेब में लगभग कैमरा है, और वो आपको लॉन्ग शॉट भी दे देगा कि यहाँ से कितने लोग आए हुए हैं। इस तरह की चीज़ों को लेके अभी कुछ लग रहा है कि यहाँ पे जो मोदी लहर 2014 में थी, वो लहर फीकी नज़र आ रही है। तो ये थे भवेंद्र, जो नेशनल दस्तक के वेब पेज के एडिटर हैं, वेबसाइट के एडिटर हैं, और यूपी चुनाव पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, और जिस तरह से इन्होंने संतुलित तरीके से और फैक्ट दे के समझाया है, उससे लगता है कि यूपी चुनाव में किसी की सफाई होगी और किसी के लिए फुलझड़ियाँ छूटेंगी, किसी के अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन 11 मार्च तक इंतज़ार कीजिए, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिस तरह से हाई परसेंटेज वोटिंग हो रही है, तो साफ है कि हमेशा जो राजनीतिक जानकार है वो कहते हैं कि जो हाई परसेंट वोटिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जरूर शामिल होता है। आप देख रहे थे चुनाव पर चर्चा शंभू कुमार सिंह के साथ।